हमने आज बीकॉम फर्स्ट ईयर से कॉरपोरेट अकाउंट्स में से एक सवाल लिया है। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस नाम से जो चैप्टर अपने इसमें है, तो इस चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि सर जो हम बिजनेस खरीदेंगे, जब एक कंपनी किसी दूसरी फर्म या कंपनी का बिजनेस जब खरीदेगी, तो सबसे बड़ी दिक्कत उसमें ये आएगी कि वो उस प्रॉफिट को बांटेगी कैसे। उस प्रॉफिट को बांटने के लिए उसमें पिछले बिजनेस का प्रॉफिट कितना था, जिसको हम बोलेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, और बाद के बिजनेस मतलब एक्विजिशन करने के बाद में जो प्रॉफिट बना वो कितना है। तो अब इस प्रॉफिट को बांटने के लिए आधार क्या होना चाहिए, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो हमने ये थ्योरी का सवाल बना दिया है। ये जो सवाल है हमने थ्योरी का सवाल बना दिया है, और ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल पे भी लागू होने वाली हैं, क्योंकि जब हम सवाल जब करने बैठते हैं तो हमको देखना पड़ता है कि कौन कौन से ऐसे इनकम्स या फिर कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस जो होंगे और जिनको हमको किस रेशियो में बांटना है। वैसे तो ये चैप्टर की बात जो है बड़ी डिटेल्ड में हुई थी, लेकिन क्योंकि ये एग्ज़ाम के हिसाब से चैप्टर अच्छा है और आसान बहुत है, इसलिए हमने इस चैप्टर को पहले लिया है। तो जो इसमें जो कंसेप्ट जो अब आएगी, इसी से पूरा का पूरा चैप्टर आपका होने वाला है। ठीक है, सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। सवाल क्या बोल रहा है, इस सवाल को देख लेते हैं। ये थ्योरी के हिसाब से भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर वो आपसे थ्योरी पूछेगा तो देखिए आपसे वो थ्योरी पूछने वाला है कि समामेलन मतलब इनकॉर्पोरेशन, किसी भी कंपनी या किसी फर्म के इनकॉर्पोरेशन से पहले और बाद के लाभों का सही आकलन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रोसेस को समझाइए। तो अब हमें इस सवाल में से या फिर ये जो क्वेश्चन जो है, इसमें हमको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो इनकॉर्पोरेशन से पहले क्या क्या लाभ थे और इनकॉर्पोरेशन के बाद में क्या लाभ थे। ठीक है, क्योंकि आपको अब यहाँ प्रॉफिट्स को बांटने का काम करना है, और प्रॉफिट्स को आप कैसे बांटेंगे, वो कुछ रेशियोज होंगे, उनके आधार पे आप इन सब चीज़ों को बांटने वाले हैं। अब प्रोसेस की बात देख लेते हैं। तो देखिए आंसर है कि सबसे पहले हमको किसी एक अवधि मतलब आपको किसी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने खाते बनाने पड़ेंगे। लाभ हानि बैलेंस शीट आपको बनानी होगी। तो आप सबसे पहले एक आप कंबाइंड P&L बनाएंगे। लिखा हुआ है कि आपको एक अवधि के लिए लाभ हानि खाता बनाना है। अच्छा, उसके बाद में आपसे वो बोल रहा है कि अब कंपनी के अंतिम खाते बनाने के लिए लेखा वर्ष के स्थान पर आप एक अवधि से 12 महीने से ज्यादा के लिए भी आप अपने खाते बना सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि आप जब P&L जब बनाएंगे, आप जब अपने खाते बनाएंगे, मतलब समामेलन होने के बाद में जब कंपनी अपने खाते बनाएगी, तो वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो 12 महीने के लिए ही खाते बनाए। ये समय अवधि जो है 12 महीने से कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद
पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको फाइनेंशियल ईयर के लिए 12 महीने के लिए हम खाते बनाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका ये टाइम कम भी हो सकता है और ये ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये उस केस में होगा जब कंपनी या जब जब जो है कंपनी किसी फर्म या किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को खरीदे, तो जिस वर्ष उसने ऐसा एक्विजिशन किया है ये सिर्फ उस वर्ष के लिए ही होता है। आगे के जो वर्ष जो आएंगे उसके लिए उसे एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब 12-12 महीने के हिसाब से ही उसको अपने फाइनेंशियल ईयर के लिए खाते बनाने होंगे। लेकिन जिस वर्ष ऐसा एक्विजिशन होता है उस वर्ष कंपनी 12 महीने से कम या 12 महीने से ज़्यादा के लिए या फिर 12 महीने के लिए भी अपने खाते बना सकती है। पहला पॉइंट ये था आपका। आगे है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ही खाते बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ही खाते बनाने पड़ते हैं। अब इसमें एक नया पॉइंट ये है कि आप इसमें जीपी की गणना नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अलग से ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया जाता, क्योंकि जीपी की कैलकुलेशन, जीपी का अमाउंट कहाँ पे आता था, ट्रेडिंग अकाउंट में आता था, और ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी P&L में ट्रांसफर होता था। लेकिन अब जब हम कंपनीज के हिसाब से जब खाते बनाएंगे, जब हम कंपनी अधिनियम के अनुसार जब खाते बनाएंगे, तो आपको रिवाइज शेड्यूल 3 के हिसाब से खाते बनाने पड़ते हैं। और जब आप इसमें P&L बनाएंगे तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, इसलिए हम इन खातों में, कंपनी के खातों में जीपी की गणना अलग से नहीं की जा सकती। उसका कारण यही है कि इसमें अलग से ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया जाता। अच्छा, उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी आपके खर्चे हैं या इनकम्स हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं वो सारी की सारी चीज़ें सेल्स रेशियो के आधार पे बटेंगी। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सेल्स, परचेज, कैरिज इनवार्ड, चेंज इन इन्वेंट्री। ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो 4 चीज़ें आती हैं, ये 4-5 चीज़ें जो आती हैं, आपका स्टॉक हो गया और ये सब सारी चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे सेल्स हो गया, परचेज, कैरिज इनवार्ड, चेंज इन इन्वेंट्री, स्टॉक आदि, ये सारी की सारी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सेल्स के अनुपात में बांटनी पड़ेंगी। अब सेल्स का अनुपात किस तरीके से निकालेंगे? सेल्स का अनुपात हम लोग निकालते हैं कि एक्विजिशन से पहले तो क्या सेल थी और एक्विजिशन से बाद में क्या सेल थी। जैसे मान लीजिए बिजनेस जब खरीदा उससे पहले सेल का रेशियो 5 था, या मैं बोल दूं कि सेल 50,000 की थी और एक्विजिशन के बाद में जो है वो सेल हो गई आपकी 1 लाख। तो अब इस केस में आपका सेल्स रेशियो क्या बन जाएगा? सेल्स रेशियो आपका इतना हो जाएगा, 5:10 का आपका सेल्स का अनुपात हो गया। अतः हमको इसके हिसाब से ये सेल्स रेशियो बन गया। इस सेल्स रेशियो के आधार पे हमको जो है ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम्स को हमको बांटना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया है कि सेल्स के रेशियो के आधार पे हम किन किन चीज़ों को बांटेंगे। तो सेल्स के आधार पे हम जो ट्रेडिंग अकाउंट की जो आइटम्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो चीज़ें आती हैं, उन सभी चीज़ों को हम सेल्स के हिसाब से बांटेंगे, पहली बात। अब सेल्स रेशियो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो सवाल में आपको दिया हुआ मिलेगा, या तो आपको महीने देगा या फिर सेल्स का अमाउंट देगा, या डायरेक्ट आपको सेल्स रेशियो ही दे दे। जब आपको अमाउंट दे देगा तो फिर आपको उसको अनुपात में बदलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सवाल में दी हुई होंगी। जो इन्फॉर्मेशन आपको सेल्स रेशियो को निकालने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको जो सवाल में मिलेंगी, उन्हीं इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम लोग सेल्स रेशियो निकालेंगे। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है, इनकॉर्पोरेशन से पहले तथा बाद की अवधि के मध्य का समय अनुपात ज्ञात किया जाएगा। देखिए मेन हमारे इसमें पूरे चैप्टर में 2 ही रेशियो होते हैं मेन। पहला था सेल्स रेशियो, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं।
अब उसके बाद में आता है टाइम रेशियो। ठीक है, तो टाइम रेशियो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनका संबंध टाइम से होता है। जैसे सैलरी का हो गया, इस सैलरी को आपकी सेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सेल्स चाहे कितनी भी हो, इससे सैलरी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो महीने पे उनका पैसा चाहिए। तो सैलरीड पर्सन को सेल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सैलरी के खर्चे को टाइम के हिसाब से बांटेंगे। आपका डेप्रिसिएशन हो गया, अब आपके पास जो मशीन्स हैं, आप उनसे कितना प्रोडक्ट कर रहे हो, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो टाइम के हिसाब से लगेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको टाइम के हिसाब से बांटनी है। अच्छा, ये कुछ खर्चे हैं जो टाइम से संबंध रखते हैं, जिसकी हम लोग बात करेंगे अभी आगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम रेशियो किस तरीके से निकालें। तो देखिए, इसके लिए या तो टाइम रेशियो आपको सवाल में दे दे, या फिर वो आपको महीने दे देगा। जैसे वो आपको ऐसे बोल सकता है कि एक्विजिशन से पहले 5 महीने और एक्विजिशन के बाद में 10 महीने, तो ये आपका टाइम रेशियो बन गया। ये टाइम रेशियो इतना हो गया। आपको उसने टाइम दे दिया ना कि भाई किसी भी कंपनी का जो है 1 अप्रैल को उसका व्यवसाय स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल को उसने जो है बिजनेस करना स्टार्ट किया, और आपके सामने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखे हुए हैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। तो आपने बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल को, ठीक है, आपके पास टाइम है कितना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इतना आपके पास टाइम है। ठीक है, आपने बिजनेस का एक्विजिशन किया था 1 अप्रैल को, तो टाइम रेशियो इसमें बना 3 महीने तो बने प्री एक्विजिशन और 9 महीने बने पोस्ट एक्विजिशन। तो टाइम रेशियो आपका बना 3-9। इस केस में आपका टाइम रेशियो बन जाएगा, आपका टाइम रेशियो बना 3-9, 1-3 आपका ये टाइम रेशियो बना। तो अब जो है ये आपका टाइम रेशियो बन जाएगा। अब ऐसे खर्चे जो समय के साथ संबंध रखते हैं उनको हम समय के अनुपात में बांटेंगे। जैसे कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका समय के साथ संबंध होता है। सैलरी का खर्चा, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, रेंट, डेप्रिसिएशन, ऑडिट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हमको टाइम के हिसाब से बांटना पड़ेगा। अभी जो हमने टाइम रेशियो निकालने के लिए जो बात की थी, आपको सबसे पहले टाइम रेशियो कैलकुलेट करना है। और देखिए, इसके लिए कुछ अलग से करने की आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि सवाल में आपको या तो टाइम रेशियो पहले से ही दिया हुआ मिलेगा, और अगर नहीं है तो आपको मंथ देगा या फिर और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिससे आप टाइम रेशियो निकाल सकेंगे। इसके बाद में आपका अगला पॉइंट है, इनकॉर्पोरेशन से पूर्व तथा पश्चात की अवधि में हुए विक्रय के आधार पर विक्रय का अनुपात ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, और टाइम रेशियो भी इसी हिसाब से ज्ञात किया जाएगा। इस अनुपात के आधार पर लाभ हानि के ऐसे खर्चे जिनका संबंध विक्रय के साथ है। अब देखिए, हम लोग P&L में आ गए हैं। ऊपर हमने जो टाइम रेशियो के साथ जो बात की थी ये भी P&L की थी, और अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ये भी P&L की थी। देखिए, सैलरी का खर्चा, ब्याज, इंटरेस्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑडिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें P&L आइटम हैं। क्योंकि ये समय के साथ संबंधित है इसलिए हम इनको समय के अनुपात में बांटेंगे। लेकिन ये ऐसे कुछ खर्चे हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, कमीशन ऑन सेल्स, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के एक्सपेंसेस हो गया, उसको सैलरी हो गई, सेल्स रिटर्न,
डिस्काउंट, पैकिंग एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे, ये सारे जो हैं, इन सभी खर्चों का संबंध सेल के साथ होता है। कमीशन ऑन सेल, सेल्स एग्जीक्यूटिव के खर्चे, बैड डेब्ट्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, डिस्काउंट, पैकिंग एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवार्ड और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इन सभी खर्चों का संबंध सेल्स के साथ होता है। इसलिए हम इन सभी खर्चों को सेल्स रेशियो के आधार पे बांटेंगे। हमने ऊपर सेल्स रेशियो निकाला था क्योंकि सेल्स रेशियो के लिए हम इससे पहले ही बात कर चुके हैं। तो जो सेल्स रेशियो की गणना जब हम करेंगे, जब हमारा सेल्स रेशियो जब कैलकुलेट हो जाएगा, वो रेशियो हम इन सभी खर्चों पे अप्लाई करने वाले हैं। अगला पॉइंट है, कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं, कुछ ऐसे लाभ हानि के खर्चे भी होते हैं जो ना तो समय से संबंधित होते हैं ना सेल से संबंधित होते हैं। देखिए, पहली बात, ऐसे खर्चे जिनका संबंध समय के साथ होता है वो टाइम रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। ऐसे खर्चे जिनका संबंध सेल्स के साथ होता है उनको हम सेल्स के रेशियो में बांटेंगे। इन दोनों पॉइंट्स में हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीधी सीधी बात है, खर्चे जो सेल्स के होते हैं वो सेल्स के अनुसार बटेंगे, जो टाइम के हिसाब से होते हैं वो टाइम के हिसाब से बटेंगे। तो इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। अब ये जो पॉइंट है कि P&L में कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जिनका ना तो समय के साथ संबंध होता है ना टाइम के साथ संबंध होता है, तो सर उनको किस तरीके से बांटें? तो इसके लिए आंसर है कि वो कौन कौन से खर्चे होते हैं। देखिए, पहला खर्चा आपका आ गया कि व्यापार का ओनर, जो व्यापार का स्वामी है, उसका वेतन, उसकी कैपिटल पर ब्याज, उसके ड्राइंग पर ब्याज, इनका कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं होता है। अतः ऐसे खर्चों को समामेलन से पूर्व के खर्चों में सम्मिलित किया जाता है। देखिए, इस पॉइंट को हम इस तरीके से अगर बात करें तो इसका मीनिंग ये है कि अगर कंपनी ने किसी फर्म को खरीदा है, अगर कंपनी ने किसी फर्म को खरीदा है या अदर देन कंपनी को अगर खरीदा है, एक कंपनी ने बिजनेस जो है किसी फर्म का खरीदा है, या फिर कंपनी के अलावा अगर कोई बिजनेस था उसको इसने खरीदा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कंपनी ने बिजनेस जो है किसी फर्म का खरीदा है, तो जो फर्म जो थी उसके जो ओनर थे, जो उसके मालिक थे, तो उनको वहां से सैलरी भी मिलती थी, उनको वहां से उनकी कैपिटल पे ब्याज भी मिलता था, और वो जो ड्राइंग करते थे उस पे उनको ब्याज देना भी पड़ता था। तो वो सारे खर्चे तो उस फर्म के हैं ना, कंपनी के तो वो है ही नहीं, क्योंकि कंपनी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे सभी खर्चे जो एक्विजिशन से पहले उस फर्म के थे, उस पार्टनरशिप फर्म के थे, उस बिजनेस के थे जिसको कि कंपनी ने खरीदा था, तो वो सारे खर्चे आपके प्री एक्विजिशन वाले खर्चे होंगे। मतलब उनका कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं होता है, तो वो सभी खर्चे प्री एक्विजिशन के खर्चे होंगे। तो इनका जितना भी अमाउंट है, ये किसी में भी इसको बांटने का तो कोई रेशियो होगा ही नहीं। तो ये सारे के सारे खर्चे जो हैं आपके प्री एक्विजिशन में चले जाएंगे। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट कंपनी के लिए है। देखिए, डायरेक्टर्स की फीस, डायरेक्टर्स को रिम्यूनरेशन, डिवेंचर्स पे ब्याज और आपके प्रारंभिक खर्चों का अपलेखन, अंश हस्तांतरण फीस, जो आपके अंश हस्तांतरण फीस जो है, इनसे संबंधित खर्चे। देखिए, ये खर्चे कंपनी के होते हैं, ना कि पार्टनरशिप फर्म के, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सभी खर्चे कंपनी के होते हैं, और उस कंपनी के होते हैं जिस कंपनी ने ऐसा बिजनेस खरीदा है। अब देखिए, एक कंपनी बिजनेस किसी पार्टनरशिप फर्म से भी खरीद सकती है, किसी सोल प्रोप्राइटर से भी खरीद सकती है, या फिर किसी कंपनी से भी खरीद सकती है। एक कंपनी द्वारा किसी दूसरी कंपनी को भी खरीदा जा सकता है। तो जिस कंपनी ने ऐसा बिजनेस खरीदा है
उस कंपनी में संचालकों को जो फीस दी जाती है, जो उनको रिम्यूनरेशन दिया जाता है, इंटरेस्ट पे ब्याज जब जो दिया जाता है, प्रारंभिक खर्चों का अपलेखन होता है, अंश हस्तांतरण फीस जो होती है, ये सभी खर्चे उस कंपनी से संबंधित होते हैं जिसने ऐसा बिजनेस खरीदा है। तो ये सारे खर्चे आपके पोस्ट एक्विजिशन वाले खर्चे माने जाएंगे, जिनका संबंध सिर्फ कंपनी से होता है। एकाकी व्यवसाय से इनका कोई संबंध नहीं होता है। अतः ऐसे सभी खर्चे समामेलन के पश्चात अर्थात पोस्ट एक्विजिशन के खर्चे माने जाएंगे। आगे है, यदि एक कंपनी ने किसी अन्य कंपनी के व्यवसाय को खरीदा है। देखिए, हमने अभी आपको पिछला जो इससे ठीक पहले जो पॉइंट था उसमें भी इसकी बात हमने की थी कि कहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म को या सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस को ही खरीदे। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को भी खरीद सकती है। तो ये वो पॉइंट है, यदि एक कंपनी ने किसी अन्य कंपनी के व्यवसाय को खरीदा है तो संचालकों का पारिश्रमिक, संचालकों का फीस, जो डायरेक्टर्स को रिम्यूनरेशन दिया जाता है, उनको जो फीस दी जाती है, और विक्रेता कंपनी से अगर कोई ब्याज विक्रेता कंपनी को दिया जाता है, ये ब्याज होता है परचेज कंसिडरेशन पे। अगर खरीदने वाली कंपनी बेचने वाली कंपनी को परचेज कंसिडरेशन तय सीमा के बाद में अगर उसका भुगतान करेगी तो जितना वो लेट करेगी उस पे उतना ब्याज उसको देना पड़ता है। तो ये ब्याज उस पे कह रहा है कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन पे आप जब ब्याज दे रहे हो तो स्पष्ट सूचना के अभाव में इन सभी खर्चों को समय के आधार पे 2 भागों में विभक्त किया जाएगा। क्योंकि समय के आधार पे इसलिए बांटा जाएगा क्योंकि भाई अगर पिछली कंपनी जिसका आपने बिजनेस खरीदा था उस कंपनी में भी तो ऐसा खर्चा होगा, क्योंकि ये खर्चा उस पिछली कंपनी का है जिसको आपने खरीदा था, इसलिए ये खर्चा प्री एक्विजिशन का है। और जिस कंपनी ने यह बिजनेस खरीदा है तो उस कंपनी के लिए जो भी खर्चा होगा कंपनी के लिए, ये जैसे डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन देना, डायरेक्टर को फीस देना, ऐसे जो भी खर्चे होंगे ये सभी खर्चे पोस्ट एक्विजिशन के खर्चे होंगे। इसके बाद है, यदि व्यापार विक्रेता को इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन पर ब्याज आदि का भुगतान किया गया है तथा यह पूर्ण लेखा अवधि से संबंधित नहीं है। देखिए, अगर विक्रेता कंपनी को या विक्रेता को इंटरेस्ट दिया जाता है, परचेज कंसिडरेशन पर उसको ब्याज दिया जाता है और यह ब्याज पूरे जो आपका लेखा अवधि है उससे संबंधित नहीं है तो इसे वास्तविक अनुपात के आधार पर बांटा जाएगा। देखिए, आपने बिजनेस खरीदा, जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल को आपने बिजनेस खरीदा है, ठीक है, और आपने ये बोला है कि आप इसका जो है भुगतान कर देंगे कब तक, 1 अप्रैल को ही वैसे तो आपको करना है, लेकिन आपने उसको ब्याज दिया। आपने कहा कि देखिए आप जितने दिन इसका पेमेंट लेट करेंगे उतने दिन का आप इसको ब्याज देंगे। तो आपने इस परचेज कंसिडरेशन का भुगतान किया जैसे मान लीजिए 1 अगस्त को, ठीक है, तो इसके बीच आपने 4 महीने के बाद ये पैसा दिया है तो आपको इन 4 महीनों का ब्याज भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने जो जितना लेट किया है, जितना लेट आप ब्याज देंगे, तो ये जो ब्याज है इस ब्याज को आप इसकी वास्तविक अवधि के अनुसार ही बांटेंगे। जो इसका एक्चुअल टाइम है ये उस एक्चुअल टाइम के हिसाब से बटेगा, मतलब ये 4 महीने के हिसाब से ही बटेगा और पोस्ट एक्विजिशन में जाएगा।